नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कॉज ऑफ एक्शन, जिसे राइट टू सू भी बोला जाता है। हो सकता है आप लोग पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हो। अगर आम भाषा में आपको बोलूं कि अगर आप कोर्ट के भीतर अपना कोई दावा दाखिल करना चाहते हैं, यानी कि आप कोर्ट के अंदर अपना केस डालना चाहते हैं, तो कितने समय में आपको अपना केस डालना पड़ता है, वो जो समय होता है कब से गिना जाता है। क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी तरफ से बरती गई तो आप जीवन भर के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको साफ बोलता है, अगर आप सेक्शन 3 पर ध्यान देंगे, कि अगर एक व्यक्ति लिमिटेशन टाइम के अंदर कोर्ट में जाकर राहत नहीं मांगेगा तो उसको कभी भी राहत नहीं दी जाएगी। और आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो टाइटल सूट से रिलेटेड है, यानी कि जिस संपत्ति पर विवाद चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वहां पर जो कोर्ट में केस दाखिल किया जाएगा उसकी समय सीमा कब से गिनी जाएगी, यह चीज बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में बताई गई है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफी ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको समय सीमा के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया जाए कि कॉज ऑफ एक्शन कहते किसको है। देखिए दोस्तों, बड़ी ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं अब आपको समझा रहा हूं। देखिए, मान लेते हैं हमने किसी किराएदार को एक प्रॉपर्टी किराए पर दी है और उसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट, किराया एग्रीमेंट बनाया है 12 महीनों का, यानी कि 1 साल का। अब इस 1 साल के भीतर हम उस किराएदार को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक किराया एग्रीमेंट है। पर जैसे ही 1 साल पूरा होता है, हम किराएदार को कह सकते हैं कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी अब खाली कर दो, जो एग्रीमेंट की समय सीमा थी वो खत्म हो गई ना। अगर हम उसको खाली करने के लिए बोलते हैं और अगर वो साफ मना कर देता है या फिर बहाने लगाता है कि मैं खाली नहीं करूंगा, रीजन ये है, तो उस समय तुरंत आपके पास एक अधिकार आता है जिसको बोला जाता है राइट टू स्यू, यानी कि आपको अधिकार मिल गया कि आप उसके खिलाफ कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं और उसको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर सकते हैं। तो जिस दिन उसने आपको मना किया कि मैं प्रॉपर्टी खाली नहीं करूंगा, उसी दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन बन गया, यानी कि आपके पास एक अधिकार आ गया, एक कारण आ गया उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर एक्शन लेने का। इसी को बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन। अब दोस्तों, जिस दिन आपका यह अधिकार बना, यह कॉज ऑफ एक्शन बना, उस दिन से यह समय सीमा शुरू हो जाती है। समय सीमा किस चीज की? वो समय सीमा जो हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताई गई है, जो हर सिचुएशन में अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर करना चाहते हैं तो 12 सालों की समय सीमा है। अगर आप किसी से अपना पैसा रिकवर वापस पाना चाहते हैं, 3 सालों की समय सीमा है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर अपना टाइटल डिक्लेयर कराना चाहते हैं, 3 सालों की समय सीमा है। तो ये हर सिचुएशन में समय सीमा अलग होती है, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको बताता है कि किस सिचुएशन में कितने समय की समय सीमा वहां पर होती है। पर वो समय सीमा कब से शुरू होगी वो मैंने शुरू में बता दिया, जिस दिन आपका राइट टू सू बना, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन बना, उस दिन से वो समय सीमा शुरू हो जाएगी। नाउ दोस्तों, ये समय सीमा कब से शुरू हो रही है, कब कब आपको छूट मिल जाएगी जहां पर कोई समय सीमा नहीं आएगी, किस कंडीशन में कितनी समय सीमा होगी, ये सारी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ती है, लिमिटेशन एक्ट 1963। बड़ी सिंपल बुक है, कुछ नहीं कंफ्यूजन होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को आप घर बैठे मंगवाएं और आप भी थोड़ी बहुत कानून की जानकारी पाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर बस आपको क्लिक करना है। आपको अमेजोन की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आप बड़ी इजीली उस बुक को घर बैठे मंगवा पाएंगे और खुद भी लॉ की एक बेसिक जानकारी गेन कर पाएंगे। नाउ,
कॉज ऑफ एक्शन कई बार देखा जाता है लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक आम व्यक्ति, एक लेमैन जिसको कानून की जानकारी नहीं है, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। और बाद में जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उनके केस की सुनवाई करने के लिए साफ मना कर देता है। नाउ अब मैं आपको बताऊं, अगर आपके केस में वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वैलिड कॉज ऑफ एक्शन मतलब आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि किस दिन आपका अधिकार बना था उसके खिलाफ केस करने का, या फिर अगर आप समय सीमा के भीतर केस नहीं डालेंगे तो ऑर्डर 7, रूल 11, क्लोज ए और क्लोज डी के तहत आपका केस शुरुआत में ही डिसमिस कर दिया जाएगा और आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अब ये दोनों चीज मैंने प्रोविजन तो बता दिया, ऑर्डर 7, रूल 11, क्लोज ए और क्लोज डी, कुछ जजमेंट भी बता दूं ताकि आपको पता लग जाए कि मेरी बातें 110% सच होती है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखिए केस टाइटल है यहां पर दही बहन, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 9519 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 9 जुलाई साल 2020। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए प्रेजेंट केस में साफ बोला गया कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 है, यानी कि जहां पर लिखा है कि अगर दावे में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, देखिए लिखा है प्लेंटिफ डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन और सूट इज बार्ड बाय लॉ, तो यहां पर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस उस केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, उस प्लेंट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड इंदु मल्होत्रा की तरफ से साफ बोला गया, मतलब यही बोला गया कि देखो अगर दावे में प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा कि किस दिन आपका अधिकार बना उसके खिलाफ केस करने का, या फिर केस आपने समय सीमा के बाहर जाकर कोर्ट में डाला है, तो दोनों केसों के अंदर आपका केस सीधा रिजेक्ट होगा, आपको कोर्ट के अंदर नहीं सुना जाएगा। यह प्रावधान मैंडेटरी है, मतलब कानून में मानना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। काफी बड़ी जजमेंट है, आप लोगों के लिए काम आती है। इसके अलावा हमारी दूसरी जजमेंट है, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है एस शिवराज रेड्डी जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस एस रघुराज रेड्डी एंड अदर जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 4237 ऑफ 2015 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 16 मई साल 2024, यानी कि बिल्कुल इसी साल की जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के लिए लेकर आए। देखिएगा डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भले किसी इंसान ने कोर्ट में यह नहीं बोला कि इन्होंने समय सीमा के अंदर केस नहीं डाला, ये लेट आकर कोर्ट में केस डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी कोर्ट को वो केस डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी है, वो ये बोलता है कि अगर केस समय सीमा के बाहर डाला है तो उस केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और कोर्ट को बाउंड किया गया है। मतलब कि यहां पर अगर आपने हल्की सी भी गलती करी, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, तो सीधा आपका केस अब रिजेक्ट होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, किसी से कनेक्ट नहीं होना, घर बैठे बुक मंगवानी है, खुद पढ़ना है और अपनी सिचुएशन में समझना है कि आप कब केस करें, अपने केस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की लास्ट जजमेंट की ओर, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिए केस टाइटल है हमारा रजक एंड अदर्स वर्सेस ब्रजबलाल बाय एंड अदर्स। यहां पर सिविल रिवीजन नंबर है 539 ऑफ 2023 और यह जो जजमेंट पास हुई है 14 अक्टूबर साल 2024 को पास की गई है ना। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, पहले मैं क्लियर करूं कि यहां पर क्या कहा। देखिएगा ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर एक इंसान टाइटल सूट डालना चाहता है तो लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 58 3 सालों की समय सीमा देता है उस केस को डालने की, और वो समय सीमा जब से शुरू होगी जब प्लेंटिफ को यानी कि वादी को ऐसा महसूस होगा कि उसके टाइटल पर अब खतरा है, और जिस दिन उसको ऐसा महसूस हुआ वो उसके 3 सालों के भीतर कोर्ट में अपना दावा डाल देगा। यानी कि इसमें कुछ चीजें काफी बड़ी बड़ी बोली गई कि डिफेंडेंट को साबित नहीं करना कि कब प्लेंटिफ को डर लगा कि उसका अधिकार खतरे में है, बल्कि प्लेंटिफ की बातें सुनकर यह माना जाएगा कि कब उसको एक्चुअली में इस बात का खतरा हुआ कि अब उसकी प्रॉपर्टी का टाइटल खतरे में है, और उसके बाद उसने 3 सालों के भीतर कोर्ट में आकर अपना दावा डाल दिया। ये जो प्ली है प्लेंटिफ को साबित करनी है, प्लेंटिफ के थ्रू कंक्लूड होगी, ना कि डिफेंडेंट की तरफ से। अब दोस्तों यहां पर एक बार केस के फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा ताकि पूरी जजमेंट आपको क्लियर हो। देखिएगा, अब देखिए प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ यानी कि वादी ने साल 1944 में यह बोला कि हमारे पूर्वजों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी
जिस पर आज मोटर गैरेज बना हुआ है। अब साल 1990 में हमारे पूर्वजों ने इसमें बंटवारा कर लिया और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी पर स्थापित हैं। नाउ यहां पर उनका कहना है कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने यह प्रॉपर्टी डिफेंडेंट नंबर 2 और डिफेंडेंट नंबर 3 को बेच दी, और जिसके चलते साल 2018 में उन्होंने यह महसूस हुआ प्लेंटिफ को कि मुझे जबरदस्ती प्रॉपर्टी से यह बाहर ना कर दे, इसीलिए ऑर्डर 39 रूल 1-2 का सहारा लेकर उन्होंने प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया, यानी कि स्टे ले लिया। नाउ डिफेंडेंट का कहना है कि देखो, प्लेंटिफ यहां पर एक तरफ से तो यह बोल रहा है हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, जबकि दूसरी ओर यह बोल रहा है कि हम लंबे समय से कब्जे में हैं और हमारा एडवर्स पोजेशन बनता है, और ये दोनों राहत वो एक साथ नहीं मांग सकता। इसके अलावा डिफेंडेंट का यह भी कहना है कि प्लेंटिफ ने ये जो केस डाला है समय सीमा के बाहर जाकर डाला है। ऐसे केस में आर्टिकल 58 लिमिटेशन एक्ट सिर्फ 3 सालों की समय सीमा देता है, पर उन्होंने 3 साल निकल जाने के बाद यह केस डाला है। अब वो किसी भी राहत का अधिकारी नहीं है। यहां पर उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 डालकर सीधा प्लेंटिफ के केस को डिसमिस कराने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, इस ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हम सीधा केस डिसमिस नहीं करेंगे। नाउ यहां पर डिफेंडेंट ने एक रिवीजन पिटीशन डाली है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने उनका कहना है कि देखो, कॉज ऑफ एक्शन जब उनका राइट टू सू बना, उसके बाद 3 साल की समय सीमा थी, उसके बाहर जाकर यह केस डाला, और यहां पर केस भी गलत डाल दिया। एक तरफ एडवर्स पोजेशन और एक तरफ अपना क्लेम कर रहे हैं, ये दोनों चीज इनवैलिडेट है। यहां पर यह केस रिजेक्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि दोनों अलग अलग क्लेम मांगने से, एक तरफ एडवर्स पोजेशन एक तरफ टाइटल मांगने से, यह चीज साबित नहीं होती कि यह जो केस है समय सीमा के बाहर जाकर डाला है। दूसरी चीज, क्या यहां पर कॉज ऑफ एक्शन वैलिड था, राइट ऑफ सू कब बना, यह चीज देखने के लिए प्रॉपर एविडेंस होने अनिवार्य है। और शुरुआत में इस चीज का निर्णय नहीं किया जा सकता कि क्या वैलिड कॉज ऑफ एक्शन के चलते यह केस डिसाइड किया है, नहीं किया। और इस चीज के चलते ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यहां पर ट्रायल कोर्ट का डिसीजन सही ठहराया और ऑर्डर 7 रूल 11 को इनवैलिडेट ठहराया। नाउ दोस्तों, यहां पर आपने जजमेंट में क्या देखा, यह बताया गया कि अगर कोई टाइटल सूट डालता है तो लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 सालों की समय सीमा है, पर वो 3 साल कब से शुरू होंगे, जिस दिन आपका राइट टू सू बन रहा है, मतलब कॉज ऑफ एक्शन आपके पास बन रहा है। और ये सारी चीजें और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ना अनिवार्य है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियो को, उस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं और डीपली जानकारी इस एक्ट के बारे में गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।